नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंश स्टोरी। अगर आप भी अपना सोच बदलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हर कहानी आपको एक नई सीख देगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। सरायपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज तो उगता था, लेकिन हरिराम के घर में उम्मीद नहीं। हरिराम एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी गोमती और बेटी चंदा के साथ किसी तरह जिंदगी काट रहा था। वह दूसरों के खेतों में काम करता और बदले में बस 2 वक्त की रोटी मिलती। सरायपुर की धूल भरी पगडंडियां गवाह थीं उसकी मेहनत की, लेकिन वह मेहनत कभी उसके घर के चूल्हे को पूरी तरह शांत नहीं कर पाती थी। रात के अंधेरे में जब हरिराम अपनी फटी हुई चादर में दुबकता था, तब उसे लगता था कि गरीबी एक ऐसा अंतहीन कुआं है जिसमें वह डूबता ही जा रहा है। उसके हाथों के छाले चीख चीख कर उसकी लाचारी बताते थे। एक शाम चूल्हे के पास बैठी गोमती बोली, कब तक ऐसे ही चलेगा हरिराम? अपनी जमीन पर खेती क्यों नहीं करते? हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, जमीन तो है गोमती, लेकिन उस पर ठाकुर भैरव सिंह का कब्जा है। उस जमीन की मिट्टी हरिराम के खून पसीने को पहचानती थी, लेकिन ठाकुर के अहंकार और उसके लठैतों के डर ने उस जमीन के चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ा कर दी थी जिसे पार करना हरिराम के बस की बात नहीं थी। गोमती ने उम्मीद से कहा, एक बार बात करके तो देखो, शायद मान जाए। अगली सुबह हरिराम ठाकुर के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसे अंदर से सिर्फ ताने और अपमान मिला। आंगन में बैठे लोग उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। ठाकुर आराम से हुक्का पी रहा था और उसकी नजरों में दया नहीं बल्कि तिरस्कार था। वह हुक्के की गड़गड़ाहट हरिराम के कानों में किसी धमाके जैसी गूंज रही थी, और वहां मौजूद हर शख्स हरिराम की गरीबी का तमाशा देख रहा था, जैसे उसकी भावनाओं का कोई मोल ही ना हो। हरिराम कुछ पल तक खड़ा रहा, जैसे उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट रहा हो। फिर उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और वहां से निकल गया। उसके कदम भारी थे और दिल के अंदर कुछ जल रहा था। गांव की पगडंडी से गुजरते हुए उसे हर नजर अपने ऊपर हंसती हुई लग रही थी। वह सीधे घर नहीं गया, उसके कदम अपने आप जंगल की ओर मुड़ गए। जंगल का वह घना सन्नाटा उसे अपनी बाहों में समेट रहा था, जहां उसे किसी की चुभती हुई नजरों का सामना नहीं करना था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके जलते हुए स्वाभिमान को थोड़ी राहत दे रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हरिराम एक सूखे पेड़ के पास बैठ गया और मिट्टी में लकड़ी से लकीरें खींचने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक पुरानी फटी हुई चटाई पर गई। वह आधी मिट्टी में दबी थी, जैसे किसी ने उसे छुपा दिया हो। हरिराम ने उसे बाहर खींचा और जैसे ही हाथ लगाया, उसके कानों में धीमी सी आवाज गूंजी, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूं। वह आवाज किसी साए की तरह उसके कानों में उतरी थी, जिसे सुनकर हरिराम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। हरिराम का शरीर सिहर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर उसने चटाई को उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। घर पहुंचकर उसने चटाई को एक कोने में रख दिया। गोमती ने पूछा, यह क्या है? हरिराम ने टाल दिया और चुपचाप बैठ गया। रात गहरी हुई, सब सो गए, लेकिन हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक वही आवाज फिर गूंजी, मैं कोई साधारण चटाई नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। हरिराम ने डरते हुए पूछा, कैसी कीमत? आवाज धीमी होकर बोली, अभी नहीं, समय आने पर समझ जाओगे। वह रहस्यमयी वादा हवा में तैरने लगा और हरिराम को लगा कि शायद अब उसकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। अगले ही पल चटाई ने उसके खेत का जिक्र किया, जहां पुराने पेड़ के नीचे कुछ दबा हुआ था। उस रात हरिराम चुपचाप खेत में पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक नजर आया। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने और चांदी के सिक्के चमक उठे। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह देर तक उन्हें देखता रहा, फिर जल्दी से संदूक छुपाकर घर ले आया। उन सिक्कों की खनक ने हरिराम के सपनों को पंख लगा दिए थे। उसे लग रहा था कि अब वह सरायपुर का सबसे सुखी इंसान बन जाएगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर वरदान का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ ही दिनों में सब बदल गया। हरिराम ने ठाकुर का कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली। गांव वाले हैरान थे।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसके घर में अब नई चीजें आने लगीं। गोमती के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक भी थी जो पहले नहीं थी। वह चमक संतोष की नहीं, बल्कि और भी ज्यादा पाने की प्यास थी, जो धीरे धीरे उनके सादे जीवन को जहरीला बना रही थी। दिन बीतते गए और एक दिन गोमती बोली, इतना काफी नहीं, हमें और चाहिए। हरिराम चुप रहा, लेकिन उसकी नजर धीरे से चटाई की ओर चली गई। उसी रात उसने फिर चटाई से पूछा और चटाई ने एक और जगह का रास्ता बताया, जहां उसे फिर खजाना मिला। अब यह सिलसिला शुरू हो गया। हर बार चटाई रास्ता बताती और हर बार हरिराम और अमीर होता गया, लेकिन हर बार उसके अंदर कुछ बदलता भी गया। उसकी आवाज भारी होने लगी, उसका व्यवहार सख्त होने लगा, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे की वह मासूमियत गायब हो गई थी और उसकी जगह एक ठंडे अहंकार ने ले ली थी। वह अब अपने पुराने गरीब दोस्तों को भी पहचानना नहीं चाहता था। अब उसने गांव वालों की जमीन खरीदनी शुरू की। जो बेच देता उसे अच्छा पैसा मिलता, लेकिन जो मना करता उसके लिए हरिराम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता। एक दिन वह पंडित देवीलाल के पास गया और बोला, अपनी जमीन बेच दो। पंडित जी ने मना कर दिया। हरिराम का चेहरा सख्त हो गया। तभी पीछे से आवाज आई। ठाकुर भैरव सिंह वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उस दिन के बाद हरिराम बदल गया। अब वह सिर्फ खरीदता नहीं था, बल्कि दबाव डालता था। लोग उससे डरने लगे। गांव में उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते। अब हरिराम खुद एक ऐसा साया बन गया था जिससे सरायपुर का हर गरीब खौफ खाता था। उसका घर अब एक महल की तरह खड़ा था, लेकिन उस महल में अब रूह नहीं बची थी। घर लौटकर वह चटाई के पास गया और बोला, मुझे ऐसा तरीका बता कि पूरा गांव मेरी बात माने। तभी चंदा की आवाज गूंजी, पिताजी, आप क्या बन गए हो? आप तो वही बन गए जिससे आप नफरत करते थे। हरिराम कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिखा। अचानक चटाई से तेज कंपन हुआ और आवाज आई, अब समय आ गया है कीमत चुकाने का। हरिराम घबरा गया। उसने पूछा, कैसी कीमत? आवाज बोली, मैंने तुम्हें धन दिया, लेकिन बदले में तुम्हारे दिल की अच्छाई लेती गई। हर बार जब तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुम कुछ खोते गए। वह कीमत अब हरिराम के सामने खड़ी थी। उसने अपनी बेटी की ममता और पत्नी का साथ भी धीरे धीरे खो दिया था, और वह खुद को एक ऐसे वीरान रेगिस्तान में खड़ा पा रहा था जहां सिर्फ पैसा था पर सुकून नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। गोमती चुप थी और चंदा की आंखों में आंसू थे। फिर आवाज आई, अब मैं सिर्फ एक आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। चंदा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। हमें पहले जैसा बना दो, बस उतना ही रहे जितना मेहनत से मिल सके, और ऐसे लालची लोगों का घमंड खत्म कर दो। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। घर फिर से पहले जैसा हो गया। हरिराम फिर से गरीब हो गया और ठाकुर भैरव सिंह को भारी नुकसान हुआ। कुछ ही दिनों में वह गांव छोड़कर चला गया। वह जादुई चटाई भी हवा में कहीं गायब हो गई, जैसे वह हरिराम के जीवन की एक परीक्षा थी जिसमें वह असफल रहा। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन कभी कभी रात में हरिराम अचानक उठ बैठता और उसे लगता जैसे उसने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। वह याद करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार खालीपन ही हाथ लगता और आंगन में बैठी चंदा चुपचाप उसे देखती रहती, जैसे उसे सब पता हो, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। सरायपुर की सुबह अब फिर से वैसी ही थी, जहां सूरज उगता था और हरिराम अपने हल के साथ खेत में जाता था। पर अब उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, लालच की नहीं, बल्कि जीवन के असली सच को समझ लेने की चमक। तो दोस्तों, कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन इस कहानी की सीख आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनस ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अनस ऑफ स्टोरी की हर नई कहानी आपके लिए एक नई सीख लेकर आती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।